बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं द पोम द सोल्जर। सो आज की पोम का नाम है द सोल्जर। तो बच्चों, नाम से ना हमें बहुत कुछ पता चल रहा है। अब आप ही मुझे बताओ, नाम से क्या लगता है कि ये जो पोम है ये किस बारे में होगी। ये पोम है एक सैनिक के ऊपर बेस्ड, राइट। ये एक सैनिक की कहानी है। एक सैनिक की बारे में है कि जब वो फाइट करने गया है, वर्ल्ड वॉर लड़ने गया है, तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है और उसके क्या इमोशंस है। तो ये पूरी सोल्जर पे ही बेस्ड है पोम। सो ये हमें पता चल गया टाइटल से। अब इस पोम को लिखा किसने स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा ये आता है दैट आपको पहली चीज तो पोम का नाम पता होना चाहिए, देन सेकंड चीज पता होनी चाहिए कि पोएट कौन है। सो इस पोएट के जो पोम है, इस पोम के जो पोएट है वो है रॉबर्ट ब्रूक। सबसे पहले बहुत जरूरी होता है कि हम पोएट के बारे में कुछ चीजें जान लें। सो रॉबर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था 3 अगस्त 1887 और इनकी मृत्यु हो गई थी 23 अप्रैल 1915। तो करीब 26-27 साल के थे जब इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी जो कॉज ऑफ डेथ था वो सेप्सिस था। एक्चुअली बच्चों, इन्होंने ना 1915 में जब इनकी मृत्यु हुई थी तब ये वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट कर रहे थे। एंड इवन तो ये एक पोएट थे, इन्होंने वॉलंटियर किया था कि ये इंग्लैंड के लिए लड़ना चाहते थे इन द वर्ल्ड वॉर 1। और हमें तो टाइमलाइन पता ही है, 1914 से 1918 तक की टाइमलाइन थी वर्ल्ड वॉर 1 की। एंड उसमें ये गए हुए थे एंड उन्होंने कहा था इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं मर गया तो मेरे बारे में सिर्फ ये सोचना दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। इन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। उन्होंने कहा कि आप कोई भी, जहाँ पे भी इनको दफन किया जाएगा, जहाँ पे भी इनकी ग्रेव होगी, वो चाहे इस दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, फॉरेन फील्ड होगा। फॉरेन क्यों होगा? क्योंकि ऑफ कोर्स वो अनदर कंट्री होगा, दूसरी कंट्री होगी, राइट। क्योंकि एनिमी अगर लैंड पे ये मारे जाएंगे तो इनको जो है वहीं पे दफन किया जाएगा। या फिर अगर इन्हें कोई दफन ना भी करता है तो कह रहे हैं कि अगर मुझे कोई दफन ना भी करे तो मैं जहां पे भी मरूंगा ना, जहां पे भी मेरी बॉडी होगी, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। ऐसा इन्होंने क्यों कहा बच्चों? क्योंकि इन्होंने कहा कि जो इनकी बॉडी है, हमारी बॉडी के हम क्या कहते हैं कि हम मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मेरी बॉडी किससे बनी? इंग्लैंड है। मेरी बॉडी के हर पार्ट में, मेरी बॉडी, मेरे के ब्लड में हर जगह इंग्लैंड है। मैं प्योर ब्रिटिशर हूँ। यस, इनके अंदर ये भावना थी अपने देश को लेके। ये काफी ज्यादा पेट्रियट थे, काफी ज्यादा देशभक्ति थी। और इसी वजह से ये कहते हैं कि मैं कहीं पे भी मरूंगा ना, वो जहां पे भी मेरी लाश होगी ना, वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगी। क्योंकि उन्हें उनके अंदर, उनके शरीर के हर कण में इंग्लैंड है और वो अपनी कंट्री से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और उसके लिए जान भी देने के लिए वो पीछे नहीं हटते और कह रहे कि मैं अगर मर भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, जहां पे भी मरूंगा वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगी। सो आपको ये पता चल रहा है कि ये कितने ज्यादा डिवोटेड थे अपनी कंट्री के लिए। एंड ये कितनी यंग एज में इनकी इसलिए डेथ भी हो गई। एंड बच्चों, आप यहाँ पे एक ये भी चीज देख सकते हो, इनके बारे में हम ये चीज समझ सकते हैं दैट ये काफी ज्यादा ब्रेव थे। एंड रॉबर्ट ब्रूक की जो डेथ है ना, उसको वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ट्रेजेडीज कहा जाता है। क्योंकि ये काफी यंग और ब्राइट पोएट थे। लोगों को उम्मीद थी कि अगर ये शायद सरवाइव करते तो ये बहुत ही बेहतरीन और पोम्स भी लिखते, जो लिटरेचर के लिए बहुत ही बड़ा योगदान हो जाता है इनका। सो ऑफ कोर्स इसी वजह से इनको बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है बच्चों। दैट इज द रीजन। अब हम थीम देख लेते हैं। द सोल्जर वॉज रिटन बाय रॉबर्ट ब्रूक इन 1914। इन्होंने ये जो पोम थी ना वो कब लिखी थी? 1914 में लिखी थी। और ये ट्रेडिशनल सोनेट फॉर्म है। सोनेट का मतलब क्या होता है? जब भी किसी पोम में 14 लाइंस होती हैं। क्या होता है बच्चों? 14 लाइंस होती है तो उसको हम लोग सोनेट बोलते हैं। और इस पोम में 14 लाइंस है और इसमें ब्यूटिफुली इन्होंने अपनी पूरी चीजों को बताया है, शेयर करा है। द की थीम ऑफ दिस पोम, बहुत सारी की थीम्स है पोम की। पहली बात तो लव एंड डेथ है, विच इज द टू मोस्ट पावरफुल थिंग्स। कह रहे हैं कि लव और जिंदगी और मौत सबसे ज्यादा पावरफुल दो चीजें हैं दैट रिकॉल द फीलिंग ऑफ रीडर्स। और ये चीज करके वो लोगों को रिमेम्बर करा रही हैं चीजों को। यस, डेथ as he is a soldier going into World War 1 and love is the sense of loving in his country। अच्छा, लव और डेथ किस हिसाब से दिखाया है? अपनी कंट्री से ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इंग्लैंड से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एंड इनको बिल्कुल भी दुख नहीं है कि अगर मेरी मृत्यु हो गई ड्यूरिंग द वॉर तो क्या होगा। तो ही इज वेरी वेरी हैप्पी विद इट कि अगर मेरी जान भी जा रही है अपनी कंट्री के लिए तो इट्स नॉट अ बिग डील। क्योंकि इंग्लैंड मेरे अंदर है, इंग्लैंड जब तक मैं सांस ले रहा हूँ इंग्लैंड है। एंड वो बहुत ही ज्यादा समर्पित है अपनी कंट्री की तरफ। वहीं जब हम लोग बात कर रहे हैं डेथ की, जब इन्होंने बात करी बच्चों, तो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में क्योंकि एक सोल्जर के रूप में गए ना, ऑफ कोर्स आपको पता है कोई भी वॉर होता है
स्पेशली जो वर्ल्ड वॉर्स थे उसमें किसी की भी जान की ना कोई गारंटी नहीं थी। ये बहुत यंग थे तभी भी इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और उन्होंने कहा ठीक है अगर मेरी जान जा रही है तो भी कोई बात नहीं, और इन्होंने वॉलंटियर किया उस वॉर के लिए ताकि वो अपनी कंट्री को वहां पे रिप्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पे लव और डेथ दोनों ही चीजों को यूज किया गया है एंड फीलिंग्स को जगाया जा रहा है रीडर्स की, ताकि वो समझ सके कि किस टोन में पोम लिखी गई है पोएट के थ्रू। अब बच्चे नेक्स्ट चीज हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट स्टैंजा जो है ना, फर्स्ट स्टैंजा हम उसको देख लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में हम लोग वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हिंदी एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ मैं वर्ड मीनिंग्स भी आपको बताऊंगी एंड जहां पे भी आपको डाउट हो जस्ट क्लियर इट विद दिस वीडियो। ओके, सो सबसे पहली लाइन कह रही है इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। कह रहे हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मेरे बारे में सिर्फ यही सोचना, थिंक का मतलब है सोचना, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन लैंड। कह रहे हैं कि कोई कॉर्नर होगा, कॉर्नर का मतलब आपको पता है ना, कोई एक कोना होगा। फॉरेन लैंड का मतलब क्या, फॉरेन फील्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता होता है जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं वो हमारा नेशन होता है, और उसके अलावा जो भी कोई कंट्री होती है जहाँ पे हम नहीं रहते वो फॉरेन हो जाता है, राइट, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या है। सो दैट इज अ फॉरेन फील्ड। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कोई जो दूसरी कंट्री है, कोई भी कंट्री कह रहे हैं, ये किसी भी कंट्री का नाम यहाँ नहीं ले रहे, ना किसी कंट्री को मेंशन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कल को मेरी किसी भी कंट्री में डेथ हो जाती है, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। कह रहे वो कंट्री हमेशा के लिए, वो कंट्री का वो जो कोना है ना वो हमेशा के लिए इंग्लैंड बन जाएगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि जो इनका शरीर है उसके कण कण में इंग्लैंड है, उनके बॉडी का रक्त में इंग्लैंड है, हर जगह सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड है, इंग्लैंड से ही वो बने हैं, बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं। तो इसी वजह से जब वो मर जाएंगे, कोई उन्हें दफन करे या ना करे, उनकी जो लाश होगी ना वही उस जगह को इंग्लैंड बना देगी, क्योंकि ही इज द सिंबल ऑफ इंग्लैंड। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसीड। कह रहे हैं कि जो वो मिट्टी होगी, हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स, कह रहे हैं कि देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ। ये अर्थ रिच होती है बच्चों, आपको पता होगा अर्थ किस चीज से बनी होती है, अर्थ में बड़े सारे न्यूट्रिएंट्स होते, मतलब मिनरल्स होते हैं, राइट, मिनरल्स से बनती है अर्थ। तो कह रहे हैं कि वो वहां की मिट्टी में मिनरल्स होंगे, रिचर डस्ट कंसीड, लेकिन जब मेरी वहां मृत्यु हो जाएगी ना तो वहां पे ना और भी ज्यादा रिचर ट्रस्ट आ जाएगी। कंसील्ड का मतलब होता है हाइड, बेसिकली कंसील करना, छुप जाएगी उसमें, उसमें मिल जाएगी बेसिकली। और यहाँ पे उन्होंने ऐसा क्यों कहा है बच्चों, जरा हम ये समझ लेते हैं। देखो हमने क्या कहा था, ये जो हमारा शरीर है वो मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, राइट। तो कह रहे जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे दफनाया जाएगा, राइट। तो मेरा शरीर क्या होगा, जो वो कंट्री है, फॉरेन लैंड है, वहां की कंट्री की मिट्टी से मिलेगी, और जो मेरा शरीर है, राइट, वो उससे मिल जाएगा। और उन्होंने अपने शरीर की मिट्टी को ज्यादा रिचर क्यों कहा है, क्योंकि वो इंग्लैंड की मिट्टी है। तो बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि इंग्लैंड जो है सुपीरियर है बाकी कंट्रीज से। इंग्लैंड क्यों बेहतर है, क्योंकि इंग्लैंड हर चीज में बेहतर है उनके हिसाब से, वो इसीलिए कह रहे हैं कि वहां पे वो इसीलिए कहना चाह रहे हैं कि क्यों वो जो धरती है ना वो ज्यादा क्या हो जाएगी, रिचर हो जाएगी। रिचर इसलिए हो रही है क्योंकि इंग्लैंड की मिट्टी उसमें मिल जाएगी। अ डस्ट whom England bore shaped made aware। और कह रहे ये जो डस्ट होगी, हम कहते हैं ना हमारा शरीर मिट्टी से बना है, वही वो डस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है। तो कह रहे जब जो मेरा शरीर है ना, इंग्लैंड बोर, इंग्लैंड ने मुझे पाला है, राइट, शेप किया है, मतलब मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। मेड अवेयर गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वेज टू रोम। मतलब कि मुझे प्यार दिया है, क्या कुछ नहीं दिया है, मुझे समझा, मुझे मेरी पढ़ाई इंग्लैंड में हुई है, तो ही इज बेसिकली वेरी ग्रेटफुल। तो यहाँ पे वो ना बहुत ग्रेटफुल है। ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है बच्चों, आप बहुत ज्यादा शुक्रमंद होते हो सामने वाले के। तो यहाँ पे वो इंग्लैंड के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है कि क्योंकि इंग्लैंड ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। और ये कह रहे हैं कि इंग्लैंड की मिट्टी में जाकर के, क्योंकि मेरा जो शरीर है उसमें इंग्लैंड है, और इंग्लैंड ने क्या क्या किया है, इंग्लैंड की ही वजह से वो उनका जो शरीर है सो है। यस, एंड यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे हैं कि इंग्लैंड ने उन्हें क्या कुछ नहीं दिया है, जागरूक बनाया है, उनके अंदर अवेयरनेस लेकर के आया है। उनको जो है उनका जन्म वहां पे हुआ है, उनका भरण पोषण सब वहां पे हुआ है। यस, तो यही सर, कभी इंग्लैंड ने उन्हें प्यार के फूल दिए हैं। एंड वेज टू रोम, और इंग्लैंड में ही वो घूमे हैं, फिरे हैं, इधर से उधर गए, तो इंग्लैंड में उन्हें बहुत कुछ मिला है। यस, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश है, और कह रहे हैं कि ये जो शरीर है उनका वो इंग्लैंड की बॉडी है,
वो पूरी तरीके से अपनी शरीर को, अपनी जिंदगी को निछावर कर रहे हैं उनपे। किस पे? इंग्लैंड पे। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर। उन्होंने क्यों कहा कि इंग्लिश एयर? क्योंकि वो कहीं पे भी रहे, डजेंट मैटर, वो फॉरेन लैंड में भी रह रहे होंगे ना, लेकिन उनके अंदर का एक एक, मैंने बताया था ना आपको, एक एक चीज, कतरा उनकी बॉडी का, एक एक हम कह सकते हैं अंग, वो सब इंग्लैंड का है, और वो इंग्लैंड ही की हवा को सांस उन्होंने लिया है। वॉश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम। और वो कह रहे हैं कि मैंने इंग्लैंड की ही नदियों में नहाया है, इंग्लैंड की नदियों में मैंने खुद का शरीर को धोया है। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम। और ब्लेस्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ब्लेसिंग, ब्लेस्ड का मतलब होता है ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। किसका आशीर्वाद मिला है? सन्स ऑफ होम, सूर्य के द्वारा। ठीक है। और सोचो, यह दिल की सारी, वॉश्ड बाय द रिवर्स। एंड ये क्या कर रहा है बच्चों? वो कह रहे हैं इंग्लैंड की सूर्य द्वारा आशीर्वाद दिया गया है, नदियों द्वारा धोया गया है। तो ये सारी चीजें वो बता रहे हैं कि इंग्लैंड ने उन्हें क्या क्या चीजें दी हैं। तो हम एक बार फिर से समझ लेते हैं पूरे स्टैंजा को ऑल टुगेदर। वो क्या कह रहे हैं? पूरे स्टैंजा में बात यही हो रही है कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो उनके बारे में ये चीज सोची जाए दैट कहीं ना कहीं जहां पे भी उनको दफनाया जाएगा, दुनिया का कोई भी हिस्सा हो सकता है, उस हिस्से में, उस कोने में जहां उन्हें दफनाया जाएगा, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके शरीर का जो है इंग्लैंड से बना है। उनके शरीर की मिट्टी, जो इंग्लैंड की मिट्टी है, वो मिल जाएगी उस फॉरेन लैंड से, और उस जगह को इंग्लैंड बना देगी। और कह रहे हैं कि उस देश की मिट्टी रिच होगी, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, पाई जाती है अर्थ में। लेकिन कह रहे हैं क्योंकि उनका शरीर उस मिट्टी में जाके मिल जाएगा, तो वो कंट्री के जो डस्ट है वो और भी ज्यादा रिचर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की बात हो रही है कि इंग्लैंड कैसे सुपीरियर है, कैसे बेहतर है, वो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं। अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर। और कह रहे हैं कि जो उनका शरीर है, उसका जो जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, वो कहाँ हुआ है? वो बर्थ हुआ है, उनका जन्म हुआ है कहाँ पे? इंग्लैंड की मिट्टी में। इंग्लैंड ने ही जो है उनको उनका पालन पोषण करा है। फिर मेड अवेयर, उनके अंदर जो जागरूकता आई है वो सब आई है। वहां पे इंग्लैंड ने उन्हें प्यार से फूल दिए हैं और रास्ते दिए घूमने फिरने के लिए। इंग्लैंड का कह रहे हैं कि ये जो मेरा शरीर है वो इंग्लैंड का ही है, मैंने इंग्लैंड हवा को सांस ली है। और फिर वो बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने जो है जो नदियां हैं जो इंग्लैंड में, उससे वो नहाए हैं, और जो सूरज निकलता था वो उनको ब्लेसिंग देता था इंग्लैंड में। यस, तो ये सारी चीजों में उन्होंने तारीफ करी इंग्लैंड की, और वो कैसे समर्पित कर रहे हैं इंग्लैंड को, ये वो बता रहे हैं। और वो क्यों समर्पित कर रहे हैं? क्योंकि इंग्लैंड ने उन्हें कुछ इतना कुछ दिया है, और वो अब बदले में इंग्लैंड को वो सारी चीजें दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस कर लेते हैं। पोएटिक डिवाइसेस कौन से यूज हो रहे हैं? सबसे पहली चीज जो यहाँ पे यूज हो रही है वो है एंजाबमेंट। एंजाबमेंट क्या होता है? जब पंचुएशन मार्क मिसिंग होता है, राइट। तो आप देख रहे होगे कि यहाँ पे पंचुएशन मार्क नहीं है सेकंड लाइन थर्ड लाइन में, ना कॉमा ना फुल स्टॉप, तो इसको हम लोग एंजाबमेंट कहते हैं। देन आप यहाँ पे देख रहे हो कि आनाफोरा लग रहा है। आनाफोरा का मतलब क्या होता है? आप देख रहे हो दैट और दैट रिपीट हो रहा है। कंसेक्यूटिव लाइंस की स्टार्टिंग जब सेम होती है, यानी सिर्फ ऊपर नीचे, थर्ड फोर्थ ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ और यहाँ, ये गलत हो जाएगा। दिस इज आनाफोरा। यस, आनाफोरा के अलावा यहाँ पे हम ये देख सकते हैं सिंबोलिज्म लग रहा है पूरी पोम में। सिंबोलिज्म क्या है? यहाँ पे वो इंग्लैंड के, तो इंग्लैंड को खुद को सिंबलाइज करे, इंग्लैंड को और खुद को एक बता रहे, राइट। देन फिर यहाँ पे इमेजरी यूज हुई, आप पूरी चीज को इमेजिन कर पा रहे हो, राइट। एंड इन्होंने डस्ट का भी यूज जो किया ना, वो जो डस्ट को किस लिए यूज किया है, वो सिंबलाइज कर रहे हैं अपनी बॉडी को। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि डस्ट को एज अ मेटाफर यूज किया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश करी है। तो हम कह सकते हैं मेटाफर भी लग रहा है यहाँ पे। फिर आप बच्चों यहाँ पे देखो और क्या क्या चीजें लग रही हैं। इंग्लैंड को भी एज अ पर्सन ट्रीट किया है, राइट, हुम इंग्लैंड बोर। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन भी लग रहा है, क्योंकि इंग्लैंड तो एक कंट्री है, नॉन लिविंग चीज है, उसको ह्यूमन ट्रेट आप दे रहे हो। बॉडी ऑफ इंग्लैंड अगर आप कह रहे हो तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। देन यहाँ पे एलिट्रेशन भी लग रहा है। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब कॉन्सोनेंट की साउंड जो है बिगनिंग में रिपीट होती है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको देखेंगे आप कि एफ की साउंड रिपीट हो रही है, ये हो जाता है एलिट्रेशन। देन यहाँ एजोनेंस भी लग रहा है। वावल की साउंड जब कहीं पे भी रिपीट होती है ना, फॉर एग्जांपल हम ये लास्ट लाइन लेते हैं, वॉश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय द सो। बच्चों आप यहाँ पे क्या देखोगे कि ई की साउंड देखो यहाँ पे रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये एजोनेंस हो गया, कहीं पे भी रिपीट होती है एक से ज्यादा वर्ड में, दैट इज एजोनेंस। अब हम लोग राइम स्कीम देख लेते हैं कि यहाँ पे 8 लाइनें थी, इसका राइम स्कीम क्या बनेगा।
तो यहाँ पे राइम स्कीम देखने के लिए हमेशा हमें करना क्या होता है, लास्ट वर्ड की साउंड पे फोकस करना होता है। मी और बी सेम साउंड कर रहा है, फील्ड कंसील्ड सेम साउंड कर रहा है, अवेयर एयर सेम साउंड कर रहा है, रोम होम सेम साउंड कर रहा है। सो राइम स्कीम क्या बच गया बच्चों, यहाँ का ए बी सी डी हैज बिकम द राइम। तो अब ये राइम स्कीम हमें यहाँ की पता चल गया। अब हम लोग हिंदी मीनिंग भी एक बार देख लेते हैं। ओ समृद्ध धरती में एक समृद्ध कण मिल गई, वह कण शरीर किसी जिसे इंग्लैंड ने जागरूक बनाया, आकार दिया तथा जन्म दिया, कभी अपने फूल दिए प्रेम करने के लिए, अपने रास्ते दिए घूमने के लिए। इंग्लैंड का वह शरीर जिसमें इंग्लैंड की हवा सांस के रूप में लिया, नदियों के द्वारा धोया गया, इंग्लैंड के सूर्य के द्वारा आशीर्वाद दिया गया। तो ये बेसिकली इंग्लैंड की ही बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टैंजा बच्चों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सेकंड स्टैंजा में क्या बात हो रही है। ये लास्ट स्टैंजा भी है। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल शेड अवे। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि और सोचिए यह दिल की सारी बुराइयां मिट जाएंगी। थिंक दिस हार्ट ऑल इविल, इविल का मतलब क्या होता है, बुराइयां। जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, वो सब शेड हो जाएंगी। शेड का मतलब होता है रिमूव हो जाएंगी। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। अब पल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कह रहे हैं कि इंग्लैंड के द्वारा दिए गए विचार जो पहले थे, राइट, वह हमारे मन में केपन करनी रहेगी, वह कभी नहीं होगा, वह हमेशा कायम रहेंगे। ठीक है। एंड थिंक दिस हार्ट और इविल शेड अवे, जितनी भी बुराइयां हैं सोचो वो सब कुछ चली जा रही हैं। अब पल्स इन द इटर्नल माइंड, इटर्नल माइंड, पल्स का मतलब क्या है, जो सोच है ना हमारे माइंड में, वो नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। और जो भी सोच थी ना वो वापस आ जाएगी, जो भी थॉट्स थे जो इंग्लैंड ने दिए थे वो सब कुछ आ जाएंगे। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। और हर साइट्स एंड साउंड्स का यहाँ पे क्या मतलब है, अर्थात हमारे मन में इंग्लैंड के में कंपन रहेगी, उसकी दृश्यों में आवाजें और उसके दिन के रूप में प्रसन्न सपने। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि वो हमें दे रहा है बहुत सारी चीजें। हर साइट एंड साउंड, साइट का मतलब होता है विजन, सी, साउंड का मतलब सुनाई देना। ड्रीम्स हैप्पी एज अ डे, बहुत ही खूबसूरत सपने हैं। एंड लाफ्टर यानी हंसी, लर्न फ्रॉम ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस। तो ये सारी चीजें रिकॉल कर रहे हैं। और जो हंसी है, जो सीखा है, और जो विनम्रता है, इन हार्ट्स एट पीस अंडर द इंग्लिश हेवन। तो कह रहे जब मेरी मृत्यु हो भी जाएगी ना, तो जितनी भी नेगेटिव चीजें मेरे अंदर से वो सब हट जाएंगी। अब पल्स इन द इटर्नल माइंड, वो एक छोटे क्षण के लिए भी जो मेरे अंदर आई वो सब हट जाएंगी, नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स। और फिर वो जो सोच, मेरी जो थॉट्स है ना, उसमें इंग्लैंड वापस से आ जाएगा। और इंग्लैंड ने मुझे क्या क्या दिया है वो सारी चीजें आ जाएंगी। जो खूबसूरती इंग्लैंड में उन्होंने देखी है, जो अच्छी साउंड्स उन्होंने सुनी है, जो ड्रीम्स उन्होंने देखे हैं, और जो लाफ्टर है जो उन्होंने फ्रेंड से सीखा है, जो जेंटलनेस, कामनेस, पोलाइटनेस, तमीज, तहजीब, विनम्रता, इन हार्ट्स एट पीस। ऑफ अंत में जो है वो कहेंगे कि शांत दिल में, अंडर एन इंग्लिश हेवन। और कह रहे हैं कि मैं विनम्रता के साथ अंग्रेजी स्वर में अच्छे पलों को याद करेंगे। तो बेसिकली वो इंग्लैंड को याद करेंगे, उनके आखिरी क्षण होंगे, तो वो उसके लिए कह रहे हैं कि कैसे आखिरी पल में भी वो इंग्लैंड को ही रिकॉल करेंगे, इंग्लैंड को ही याद करेंगे। अब बच्चों यहाँ पे ना बहुत जरूरी है कि हम देख ले लिटरेरी डिवाइसेस कौन कौन से हैं। राइम स्कीम से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला राइम स्कीम हम देख लेते हैं। यहाँ पे अवे है, अवे और डे सेम साउंड कर रहे हैं, इसको हम ई देंगे, इसको हम ई देंगे। लेस और जेंटलनेस सेम साउंड कर रहे हैं। गिवन और हेवन सेम साउंड कर रहे हैं। सो दिस विल बिकम जी। तो बच्चों यहाँ पे राइम स्कीम हमने क्या देख लिया, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ई एफ जी, क्या आ गया बच्चों, राइम स्कीम क्या है, ई एफ जी ई एफ जी, ई एफ जी ई एफ जी इज द राइम स्कीम। तो ये हमने जान लिया कि पूरे इसका क्या राइम स्कीम चल रहा है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है एंजाममेंट यूज हो रहा है सेकेंड लाइन में। यहाँ पे एंजाममेंट पंजुएशन मार्क देखो यहाँ पे कोई सा नहीं है। देन हम देख सकते हैं यहाँ पे एजोनेंस लग रहा है, वावल की साउंड रिपीट हो रही है ना बच्चों, वावल की साउंड अगर आप देखो ई, यस, ओ। देन यहाँ पे एलिट्रेशन है। इमेजरी और सिंबोलिज्म तो पूरी की पूरी पोम में है। एलिट्रेशन कैसे है बच्चों, यहाँ पे आप देखो थिंक दिस। देन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि
वी आर ऑल्सो यूजिंग वन मोर लिटरेरी डिवाइस दैट इज पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन कैसे है, आप देखो इंग्लैंड के लिए हर यूज किया। अब इंग्लैंड कोई लड़की तो नहीं है, हर डे हैप्पी एज अ डे, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पर्सोनिफाई किया है एक लड़की की तरीके से, हर साइट एंड साउंड इंग्लैंड को। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड के द्वारा दिए गए विचार जो पहले से हैं वह हमारे मन में केपन केपन करने करती करती रहेगी, वह कभी कम नहीं होगी। ठीक है, अर्थात हमारे मन में इंग्लैंड के कंपन करती रहेगी, उसकी दृश्य और आवाजें, उसके दिन में के रूप में प्रसन्नता, सपने और हंसी जो दोस्तों से सीखा हुआ है, या विनम्रता अंग्रेजी स्वर में अर्थात शांत हृदय में, अंग्रेजी स्वर यानी शांत हृदय, शांत दिल में विनम्रता से अंग्रेजी स्वर के अच्छे पलों को याद करेंगे। सो बेसिकली वो कह रहा है कि मैं अपने लास्ट मोमेंट्स में भी ना क्या रिकॉल करूंगा, इंग्लैंड में जो बिताए हुए पल है वो रिकॉल करूंगा। यस बच्चों, यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। सोल्जर सैनिक, वेल टू डू खुशहाल, एकेडमिक शैक्षिक, हाउस मिस्टर देख रेख करने वाला, एजुकेटेड शिक्षित, फेमस प्रसिद्ध, डिस्क्राइब वर्णन किया, हैंडसमेस्ट सबसे खूबसूरत सबसे सुंदर, अज्यूम्ड माना, सिंबॉलिक प्रतिकाम, रोल भूमिका, इवेंचुअली अंत में, टर्न इनटू में बदल गया, मिथ काल्पनिक कथा, फॉलन गिरा हुआ, वॉरियर योद्धा, स्पेक्टिसेमिया एक भयानक बीमारी का नाम, इंग्लैंड आइलैंड द्वीप, वे मार्क बैटल युद्ध, रिमेम्बर्ड याद किया जाते हैं, इंस्पायर्ड प्रेरित किया, पेट्रियोटिज्म देश प्रेम, बैटल युद्ध, रिमेम्बर्ड याद किया जाते हैं, फेस चरण, अर्ली जल्दी, रेपुटेशन प्रसिद्धता प्रतिष्ठा, चीफली मुख्य रूप से, रेस्ट टिकी हुई है, सोनेट्स गीत कथा, अनडाउटेडली निसंदेह रूप से, एंथोलॉजाइज्ड संकलित, कॉर्नर कोना, फॉरेन विदेशी, फील्ड खेत, कंसील्ड गुप्त रखा, डस्ट धूल, बेयर जन्म देना, शेप्ड आकार दिया, मेड बनाया, अवेयर अवगत किया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम वेल। अब हम लोग मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल बी डूइंग द नेक्स्ट पोएम, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वर्ड मीनिंग सब आपको मिलेंगे। सो प्लीज वेट इन द नेक्स्ट वीडियो।